जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, जिसने बोला आज उसी ने किया राज। आज अभी और इसी वक्त हम करेंगे मार्च 2019 का पेपर, लेकिन पहले नोटबुक और पेन लेकर आइए। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। मैथ्स की तैयारी आपकी चाहे जैसी भी हो, लेकिन इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस करने के बाद लेवल अप जरूर हो जाएगी। 2019 का ये पेपर 80 मार्क्स का है और 3 आवर्स का। इस पेपर में 16 क्वेश्चंस हैं 1 मार्क के, 6 क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के, 8 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के और 4 क्वेश्चंस हैं 5 मार्क्स के। ओके, पहले हम एक एक नंबर वाले 16 क्वेश्चंस करेंगे। सेक्शन ए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? पहली स्टेटमेंट, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। प्रत्येक अप्रिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल प्लस इरेशनल। रियल नंबर्स का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं और रेशनल का मतलब परिमेय, इरेशनल का मतलब अपरिमेय। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। देखिए, ये अपरिमेय संख्या है और इसे हम वास्तविक संख्या भी कहते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें इस क्वेश्चन में ट्रू स्टेटमेंट ही बतानी थी और पहली ही स्टेटमेंट ट्रू मिल गई, बाकी की स्टेटमेंट्स गलत हैं। देखिए कैसे, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये है वास्तविक संख्या और ये है अपरिमेय संख्या। क्या सभी वास्तविक संख्याओं को आप अपरिमेय संख्या कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में रियल नंबर्स में रेशनल और इरेशनल दोनों टाइप के नंबर्स होते हैं। आप इस साइड से इस साइड आ सकते हैं, लेकिन इधर से इधर जाना पॉसिबल नहीं है। यानी परिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, ओके, अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक होती हैं, ये भी ओके, लेकिन वास्तविक संख्याएं सिर्फ परिमेय या अपरिमेय नहीं होती। थर्ड इज पाई इज ए रेशनल नंबर। बिल्कुल गलत बात है ये, पाई इरेशनल अपरिमेय संख्या होती है। √25 इज एन इरेशनल नंबर, ये भी गलत है, क्योंकि √25 को क्या लिख सकते हैं आप? 5, और ये कैसी संख्या है? रेशनल, यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जिन्हें आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q यानी q नॉट इक्वल टू 0। p/q का मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में, अटे बटे की फॉर्म में 5 को लिखा जा सकता है 5/1। इसलिए √25 एक रेशनल नंबर है और ये बात गलत है। तो A इज ट्रू। नाउ सेकेंड पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर? हमें बताना है कि इन चारों क्वेश्चंस में से कौन सा, चारों पार्ट्स में से कौन सा इरेशनल है। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती और कभी रिपीट नहीं होती। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग नंबर्स को इरेशनल नंबर कहते हैं, यानी अपरिमेय संख्याएं। अब फर्स्ट पार्ट 5.764, ये संख्या खत्म हो गई है 5.764, इसलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी। सेकंड 5.67, फिर 677, 677 और अप टू सो ऑन, ये संख्या खत्म नहीं हो रही और रिपीट भी नहीं हो रही है। पहले एक साथ, फिर डबल, फिर 3 टाइम्स, अप टू सो ऑन, यानी बी इज
करेक्ट आंसर। सी पार्ट में लिखा है 36। 36 को आप क्या लिख सकते हैं? 6। और 6 कैसी संख्या है? परिमेय यानी रेशनल नंबर। 5.764, अगेन 764 अप टू सो ऑन। ये संख्या नॉन टर्मिनेटिंग तो है कि ये संख्या कभी खत्म नहीं हो रही, लेकिन ये संख्या नॉन रिपीटिंग नहीं है। 764 यहां पर रिपीट हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बी। नाउ थर्ड पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इज ए पोलिनोमियल? पोलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। हमें यह बताना है कि इन चारों टर्म्स में से कौन सी टर्म बहुपद है। अब पोलिनोमियल कब होते हैं? सिर्फ दो बातों का आपको ध्यान रखना है, एक्स की पावर, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं किसी वेरिएबल की जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और ना ही माइनस की होनी चाहिए। ए पार्ट में लिखा है y⁵ 5/3 + 6, ये पावर फ्रैक्शन में है, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। बी पार्ट में लिखा है √y + 5, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि अंडर का मतलब होता है पावर में 1/2। सी y + 2/y, 2/y को क्या लिख सकते हैं आप? इस y की पावर 1 है, जब आप इसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये -1 बन जाएगी, और वेरिएबल की पावर अगर नेगेटिव हो तो वो बहुपद पोलिनोमियल नहीं होता। लास्ट पार्ट में लिखा है x³ - 5, ये पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि x की पावर ना तो माइनस की है और ना ही फ्रैक्शन में है, इसलिए डी इज करेक्ट आंसर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ x³ इन द पोलिनोमियल। इस गिवन पोलिनोमियल में हमें x³ का कोफिशिएंट यानी गुणांक बताना है। 2 - x³ + x⁵5 + 9x⁵7। इस क्वेश्चन में x³ से पहले मल्टीप्लाई में जो भी टर्म लिखी हुई है वही इस क्वेश्चन का आंसर है। x³ का गुणांक, यहां तो कोई टर्म नहीं लिखी हुई, इसलिए हम क्या मान लेंगे? 1। x³ का गुणांक पूछा गया है आपसे, तो वो गुणांक क्या आ जाएगा? -1। अगर इसी क्वेश्चन में x⁵5 का कोफिशिएंट पूछ लिया जाए तो वो हमें मिलता +1। अगर x की पावर 7 का कोफिशिएंट पूछ लिया जाए तो वो आएगा 9। ओके, आपको कोफिशिएंट विद साइन बताना होता है, प्लस का साइन लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। आप +9 बोले या 9 एक ही बात है, लेकिन अगर कोफिशिएंट माइनस का है तो आपको माइनस साथ में जरूर लिखना है। तो आंसर इज बी। फिफ्थ पार्ट, if the point 21 lies on the graph of the equation this, then value of k will be। एक पॉइंट दे रखा है और एक लाइन दे रखी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है k की। इक्वेशन है 2x + 3y = k और पॉइंट है 21। अगर ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है तो इसे इस इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी x के प्लेस पर आप 2 लिखें और y के प्लेस पर 1। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन बना सकते हैं समीकरण 1 में रखने पर। 2 × 2 + 3 × 1 = k। 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 और 4 + 3 की वैल्यू 7। k की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी और k की वैल्यू 7 आ चुकी है, तो C is correct answer। Understand? Now next question, in which quadrant the point 6 - 7 lies? ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, यहाँ x के पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और यहाँ y के पॉजिटिव नंबर्स। इधर y' यानी y के नेगेटिव नंबर्स और इधर होते हैं x के नेगेटिव नंबर्स। इस पॉइंट को 0 0 कहते हैं, ओरिजन यानी मूल बिंदु। हमारे पास पॉइंट है 6 - 7,
6 माइनस 7 का मतलब है x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू -7। x की वैल्यू 6 कहाँ होगी, इस साइड, यानी लगभग यहाँ पर, और y की वैल्यू -7 का मतलब y के नेगेटिव नंबर्स यहाँ है, यहाँ -7। तो जब आप इन दोनों को ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इट मीन्स दिस पॉइंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, so D is correct answer. Understand? Now question number 7. Euclid. Write the first postulate of Euclid. यूक्लिड की पहली अभिधारणा क्या है? यूक्लिड की पहली अभिधारणा यह है कि एक बिंदु से एक दूसरे बिंदु तक सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन खींची जा सकती है। ओके, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, बस सिर्फ ये एक लाइन लिखनी है आपको, एक नंबर का इतना ही क्वेश्चन है। नाउ 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब गिवन 4 स्टेटमेंट्स में से हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है, यानी कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है। 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। दो अलग अलग लाइन्स का एक से ज्यादा पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता। ये बात तो बिल्कुल सही है। देखिए कैसे, एक लाइन ये, एक लाइन ये, दोनों लाइन्स अलग अलग हैं और इनका सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन हो सकता है, एक से ज्यादा पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता। सेकेंड, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। एक साथ रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। अब ये बात तो बिल्कुल गलत है। एक लाइन ये, एक ये, एक ही बिंदु से आप बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। लास्ट पार्ट में लिखा है इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। दो वृत्त जो बिल्कुल समान है दिखने में, उनकी त्रिज्याएं भी बिल्कुल समान होंगी, तो ये बात भी सही है। इन 4 स्टेटमेंट में से 3 स्टेटमेंट्स सही हैं और एक गलत है। इसने हमसे गलत वाली स्टेटमेंट पूछी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में है टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 60 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। इफ इट्स पेरीमीटर इज 300 सेंटीमीटर देन थर्ड साइड विल बी। एक त्रिभुज की 3 भुजाओं में से 2 भुजाएं दे रखी हैं और उस त्रिभुज का परिमाप भी दे रखा है। हमें बताना है कि उस त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या होगी। बिल्कुल सीधा सा सवाल है ये है त्रिभुज, इसकी 2 भुजाएं, 2 साइड्स 60 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर और पेरीमीटर 300 सेंटीमीटर गिवन है। थर्ड साइड फाइंड करने के लिए आपको पेरीमीटर में से इन दोनों साइड्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो थर्ड साइड क्या आ जाएगी, तीसरी भुजा 300 माइनस 100 माइनस 60, यानी 300 माइनस 160, 140। तो थर्ड साइड की जो लेंथ है वो 140 सेंटीमीटर है, यानी सी इज करेक्ट आंसर। नाउ 10th क्वेश्चन, राइट द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा गया है। टोटल सरफेस एरिया का रूल होता है पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, ये होता है टीएस से। और अगर आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सीएस से पूछ लिया जाए तो वो सिर्फ पाई आर एल होता है। अंडरस्टैंड? नाउ 11th क्वेश्चन,
द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर 15, 20 एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इस क्यूबॉइड की वॉल्यूम फाइंड करनी है। क्यूबॉइड यानी घनाभ, घनाभ जैसे रूम जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग हो, हमें उसकी वॉल्यूम बतानी है। तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम का क्या रूल होता है? घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 20 इंटू 10, 15 टू ज़ा 30 और ये 2 0 यहां लिख देंगे 3000। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी? क्यूबिक सेंटीमीटर। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप वॉल्यूम यानी आयतन को फाइंड करेंगे तो यूनिट में पावर में 3 लिखा जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आंसर इज डी। बी आंसर में लिखा है 3000 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आंसर आपको टिक नहीं करना है, स्क्वायर की तरफ भी आपका ध्यान रहना चाहिए। कहीं आप जल्दबाजी में इसे टिक कर देंगे तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये देखिए, क्यू टी परपेंडिकुलर है पी आर पर, यानी ये एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। ये एंगल 40 डिग्री गिवन है। एस पी आर ये एंगल 30 डिग्री गिवन है और हमें वैल्यू बतानी है वाई की। वाई की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, ये 90 डिग्री, ये 40, यहां से इसे क्या रखा है और इसका नाम है वाई। क्यू एस आर टी पी और ये एंगल है 30 डिग्री। हमें बताना है कि एंगल वाई की क्या वैल्यू होगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे। ये 90 डिग्री, ये 40 डिग्री। ट्रायंगल क्यू टी आर में हमें पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। और अगर हमें ट्रायंगल के 2 एंगल्स पता हो तो हम थर्ड एंगल को आराम से फाइंड कर सकते हैं, यानी 90 प्लस 40 प्लस एंगल आर। हम ये एंगल आर फाइंड कर लाते हैं, इज इक्वल टू 180। 90 प्लस 40 130 और प्लस का 130 राइट साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा और 180 माइनस 130 50 डिग्री। इट मीन्स एंगल आर की वैल्यू 50 डिग्री आ गई। अब यहाँ आपको एक बहुत ही बेसिक सी बात लगानी है, क्या? किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः दूरस्थ, दूर वाले अंतः कोणों के जोड़ के बराबर होता है। यानी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। कौन से इंटीरियर एंगल्स? जो दूर होते हैं इससे। ये एंगल वाई इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, यानी बाह्य कोण है। और वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इन दूर वाले कोणों के जोड़ के बराबर, यानी y इज इक्वल टू 50 प्लस 30। 50 प्लस 30 की वैल्यू 80। तो A इज करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड? नाउ 13 पार्ट। Two right angle triangles are congruent if the hypotenuse and a side of one triangle is respectively equal to the hypotenuse and side of the other triangle। दो समकोण त्रिभुज हैं, उनका कर्ण और भुजा ये चीजें बराबर दे रखी हैं। हमें बताना है कि कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा रूल अप्लाई हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल लगता है, RHS। अगर 90 डिग्री है, RHS का मतलब क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल, यानी 90 डिग्री वाली ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। H का मतलब क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। और S का मतलब होता है साइड। एक राइट एंगल ट्रायंगल दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल के कोंग्रुएंट अगर है तो इस बात का मतलब है कि H के इक्वल है, साइड के इक्वल है और 90 डिग्री ये।
अंडरस्टैंड? तो रूल विल बी RHS. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. इस डायग्राम में हमें वैल्यू बतानी है x की. x की वैल्यू ढूंढना बिल्कुल ही इजी है, क्योंकि हमें एक बात का पता है, अगर रेखाएं समांतर हों तो संगत कोण क्या होते हैं? बराबर. टू लाइन्स आर पैरेलल, दिस लाइन इज ट्रांसवर्सल और दीज एंगल्स आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं. ये एंगल 130 डिग्री गिवन है और ये x आपसे पूछा गया है, तो x की वैल्यू 130 डिग्री. तो C इज करेक्ट आंसर. अंडरस्टैंड? नाउ 15 क्वेश्चन. 10, 7, 13, 20 और 15 हमें इन टर्म्स का मीन बताना है. मीन का मतलब होता है माध्य, और माध्य कैलकुलेट करने के लिए आपको इन सभी टर्म्स को ऐड करके इनकी काउंटिंग से डिवाइड करना है. कितने नंबर्स हैं ये? 5. तो मीन क्या होगा? इन सभी नंबर्स का सम 13, 20, 15 डिवाइडेड बाय 5. जब आप इन सभी नंबर्स को ऐड करेंगे 65 आएगा, और जब आप इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा. इट मीन्स मीन की वैल्यू क्या आ गई? 13. तो बी इज करेक्ट आंसर. और ये है एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन. द क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल 180 to 190, 180 से 190 का हमसे पूछा गया है वर्ग चिन्ह. वर्ग चिन्ह यानी क्लास मार्क बहुत ही आसान है. आपको सिर्फ ये दो नंबर्स ऐड करके और इन्हें 2 से डिवाइड करना होता है. जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्लास मार्क आ जाएगा. और इसकी डायरेक्ट ट्रिक क्या होती है? 180 और 190 के बीच में कौन सा नंबर होता है? एग्जैक्ट 185. आप इसे डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं. और इसी के साथ सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है. अब हम सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे, जिसमें 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं और बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं. इवैल्यूएट 103 into 107 बाय यूजिंग आइडेंटिटी. अगर यहाँ बाय यूजिंग आइडेंटिटी ना लिखा होता तो आप अपना सेकंड क्लास का फॉर्मूला लगा सकते हैं. 103 और 107 की मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड कर सकते हैं. लेकिन क्योंकि आप सेकंड क्लास में नहीं हैं, आप अभी 9th क्लास में हैं, इसलिए आपको आइडेंटिटी यूज करनी चाहिए. बड़े बच्चों वाला मेथड लगाना चाहिए ताकि आंसर जल्दी कैलकुलेट हो जाए और कोई गलती ना हो. 103 को क्या लिख सकते हैं? 100 + 3. और 107 को 100 + 7. आइडेंटिटी जो यूज होगी, अगर आप उसे लिख देंगे तो आपके नंबर्स कहीं नहीं जाएंगे, आपको मिलेंगे. x + a × x + b, इसका क्या रूल होता है? x² + a + b × x + ab. ये आइडेंटिटी आपको यहां अप्लाई करनी है. x के प्लेस पर कौन है? 100, यानी 100 का स्क्वायर. a + b, a है 3 और b है 7, यानी 3 + 7. x की वैल्यू 100 है, प्लस a और b की मल्टीप्लाई करने का मतलब जिन दो नंबर्स को आपने ऐड किया है, इन्हीं दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है. ओके. 100 का स्क्वायर, ये 00 है, स्क्वायर करेंगे 40 हो जाएंगे. 7 + 3 10, 10 और 100 की मल्टीप्लाई 1000 प्लस 21. और जब आप इन 3 नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. इन सभी नंबर्स को ऐड करने के लिए 10,000 + 1,000 यानी 11,000 और 21, विच इज रिक्वायर्ड आंसर. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इन फिगर इफ AC is equal to BD, then prove that AB is equal to CD. हमें आंसर लेके आना है कि AB और CD की वैल्यू इक्वल होगी. देखिए, A, B, C, D. AC और BD की वैल्यू गिवन है, दोनों इक्वल साइड्स हैं. AC कितना पोर्शन है? ये. और BD कितना पोर्शन है? यहां से यहां तक. वो पोर्शन कौन सा है जो इन दोनों में कॉमन है? कॉमन
बी सी, ये बी से सी तक वाला पोर्शन दोनों में है, तो आप बोथ साइड से बी सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, अब ए सी में से बी सी चला जाएगा तो क्या बचेगा? देखिए ए सी है यहां से यहां तक, उसमें से आपने बी सी को हटा दिया तो आपके पास क्या बचा? ए बी। पी डी यहां से यहां तक है, उसमें से जब आप बीसी को हटा देंगे, इस बीसी को हटाने के बाद क्या बचेगा? सिर्फ सी डी। और इसी के साथ सवाल खत्म। यही तो आपको प्रूव करना था कि ए बी की वैल्यू सी डी के इक्वल है। हाँ जी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 3:5:9:13। फाइंड द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स की रेशो गिवन है और हमें उन एंगल्स को फाइंड करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसे लिखेंगे माना कोण, लेट एंगल्स पी। जब भी रेशो का कोई भी सवाल आ जाता है, आपको इस रेशो के 3, 5, 9 और 13 ये जो नंबर्स हैं, इनके साथ अपनी तरफ से x का यूज करना होता है। 3x, 5x, 9x और 13x। अब हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम 360 होता है। सो 3x प्लस 5x प्लस 9 प्लस 13 इज इक्वल टू 360। क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है इसीलिए हमने यहाँ ये रूल अप्लाई किया है। 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 13 30। यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई वाले नंबर्स राइट साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएंगे। 360/30 की क्या वैल्यू आएगी? 3 1 = 3, 3 2 = 6, x की वैल्यू 12 आ गई। अतः कोण, पहले आप कोण लिखेंगे। x की इस वैल्यू को आपको यहां पुट करना है। 3 × 12, 5 × 12, 9 × 12 और 13 × 12। ओके, 36, 60, 108 और 13 और 12 की आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 156 डिग्री। 4 एंगल्स फाइंड करने थे, 4 एंगल्स हाजिर हैं और इस क्वेश्चन में आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे अगर आप इसे ऐसे लिखेंगे तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ 15 डिग्री। 15 डिग्री का एंगल बनाना है। 15 डिग्री किसका हाफ होता है? 30 का। और 30 किसका हाफ होता है? 60 का। इट मीन्स आपको एक लाइन ड्रॉ करके पहले कितने का? 60। ये लाइन ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस 60 का हाफ कर दीजिए। जब आप यहाँ कंपास रखकर आर्क लगाएंगे तो इसी को ऐसे आगे बढ़ा दीजिए और यहाँ कंपास रखकर ऐसे काट दीजिए। ये जो लाइन जाएगी ये एंगल जाएगा 30 का। अब 30 का भी आपको हाफ करना है, यानी अब की बार कंपास यहाँ और यहाँ पुट की जाएगी। जब आप कंपास को यहाँ रख के आर्क लगाएंगे तो ऐसे, और जब आप यहाँ रख के आर्क लगाएंगे तो ऐसे, और इसे लाइन को बना देने से ये एंगल 15 डिग्री का बन जाएगा। ओके, अगर आप इसकी रचना लिखना चाहें तो रचना भी लिख सकते हैं। ए बी बराबर एक रेखाखंड लिया, ए बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाया, 60 डिग्री का आधा करके 30 डिग्री का कोण बनाया और लास्ट पॉइंट में लिख दीजिए 30 डिग्री के कोण का आधा करने से 15 डिग्री का कोण बन जाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर इफ इट्स रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या की वैल्यू 21 सेंटीमीटर है तो हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर कैसा होता है? अर्धगोला, ऐसा। एक स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया कोई अलग अलग फॉर्मूले नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही रूल होता है 4πr²। ओके, जब स्फीयर को हेमिस्फीयर बना दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है, तो ये रूल भी आधा हो जाता है।
2πr²। लेकिन ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर इस अर्धगोले का आपको पूरा क्षेत्रफल चाहिए तो इस कर्व्ड सरफेस एरिया में आपको इस सर्कल का भी एरिया ऐड करना पड़ेगा। एक सर्कल का एरिया πr² होता है। अगर आप CSA में ऐड कर देंगे πr², 2 + 1 3πr², और ये रूल बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? अर्धगोले का। रूल आपके पास है 3πr², रेडियस भी आपके पास है 21 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। रूल लिखेंगे 3πr²। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस स्क्वायर का मतलब है 21 × 21। 7 के टेबल से आप इसे कैंसिल कर दीजिए, 7 3 = 21। मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई ये और इनकी मल्टीप्लाई ये, और अब इन दोनों टर्म्स की आप मल्टीप्लाई करेंगे 4158, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर लिखा हुआ है इसलिए एरिया क्या बन जाएगा? स्क्वायर सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? ये हमारे पास हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7। द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स इन द परसेंटेज ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन मंथली यूनिट टेस्ट। एक बच्चे के मंथली यूनिट टेस्ट के मार्क्स दिए हुए हैं, हमें बताना है ऑन द बेसिस ऑफ अबव डाटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट्स लेस देन 70% मार्क्स। 70% से कम नंबर आए, हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। क्वेश्चन 2 नंबर का है तो उसी हिसाब से हम लिखेंगे टोटल टेस्ट, कितने टेस्ट हुए? टेस्ट हुए 5। लेस देन 70% मार्क्स कितने टेस्ट में आए? नंबर ऑफ टेस्ट in which he got less than 70% मार्क्स। 70% से कम, देखिए ये है 69, 70% से कम है, ये नहीं है, 73 भी ठीक है, 68, ये दोनों नंबर्स 70% से लेस है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता क्या बन जाएगी? प्रोबेबिलिटी का क्या रूल होता है? जितने केसेस आपके फेवर में हैं वो ऊपर लिखे जाते हैं और टोटल केसेस हमेशा डिनोमिनेटर में लिखे जाते हैं। टोटल टेस्ट 5 हुए और 2 टेस्ट ऐसे हैं जिनमें उसके 70% से लेस मार्क्स आए हैं, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 2/5। ओके, और इसी के साथ सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया है। नाउ सेक्शन सी। इस सेक्शन में 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है √5 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 8, √5 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको इसके फैक्टर बनाने हैं स्पेशल। कैसे? 4 + 1। ओके, 4 को क्या लिख सकते हैं आप? 2 का स्क्वायर, और 1 को भी 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। और अब हम √5 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। ये नंबर लाइन है, 2 सेंटीमीटर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ए पॉइंट पर डी की हेल्प से या कंपास की हेल्प से आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ओके, अब जो दूसरी संख्या है यहां पर 1, यहां कंपास रख के आपको 1 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है और इसे बना दीजिए सी, और सी को मिला दीजिए ओ से। अब ओ पॉइंट पर कंपास रखना है आपको यहां, और सी पॉइंट जितना ओपन करके
एक ऐसे आर्क लगानी है और इस पॉइंट का नाम लिख देंगे आप बी। ओ बी की वैल्यू √2 सेंटीमीटर आएगी। अब अगर आप सिर्फ इतना ही लिखेंगे और क्वेश्चन 4 नंबर का है तो आपको 4 नंबर नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन, इसकी जो रचना है वो भी लिखनी पड़ेगी। उसके लिए आप क्या लिखेंगे, ओ ए बराबर 2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिया, ए बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ए एक्स लाइन खींची, ए बिंदु से ए सी बराबर 1 सेंटीमीटर की चाप लगाई, ओ सी को मिलाया, संख्या रेखा पर ओ बिंदु को केंद्र मानकर ओ सी के समान प्रकार खोलकर ओ बी की चाप लगाई और ओ बी बराबर है वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। ओके, इंग्लिश में लिखने के लिए ड्रॉ ओ ए इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सेकेंड नंबर, ड्रॉ एंगल, इस एंगल का नाम लिख दीजिए ओ ए एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। कट AC is equal to 1 centimeter from AX. Join OC. Then taking O as center and OC as length, draw an arc of OC is equal to OB. Okay. और लास्ट में आप लिख दीजिए OB is equal to √2 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, सोल्व द इक्वेशन, इस समीकरण को हल कीजिए एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन एंड द कार्टेशियन प्लेन। इक्वेशन को सोल्व करना बड़ा ही आसान काम होता है। यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 2x + 8 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 और 8 को दोनों को राइट साइड ले जाना पड़ेगा, लेकिन पहले 8 जाएगा, प्लस का 8 राइट साइड आकर माइनस का, मल्टीप्लाई वाले नंबर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं। 2 4 जा 8, यानी x की वैल्यू आ गई -4। अब ये क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, पहले हमें इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो आप नंबर लाइन बनाइए। 0 -1 -2 -3 और -4। यहां लिख दीजिए x इज इक्वल टू -4। बस सिर्फ इतना ही। और सेकेंड पार्ट, कार्टेशियन प्लेन यानी कार्तीय तल। कार्तीय तल पर इस x इज इक्वल टू -4 को बनाने के लिए आपको x एक्सिस और y एक्सिस दोनों ही ड्रॉ करनी पड़ेंगी। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पर 0 0 पॉइंट है, -1 -2 -3 और -4। इस -4 पर आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। x इज इक्वल टू -4, यहां लिखिए x, ये y डैश, x डैश, ये -4 है और ये लाइन है x इज इक्वल टू -4। बस इतना अगर आप लिख देंगे तो आपको फुल 4 मार्क्स मिलेंगे। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, मेहनत कम करनी पड़ती है, नंबर ज्यादा आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ नंबर्स एज पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन। ये जो पॉइंट दे रखे हैं हमने इन्हें कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करना है, देखना है कि ये कहाँ कहाँ है। बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला पॉइंट है 3 -1, दूसरा पॉइंट है -2 और 6, थर्ड है -1 -4 और फोर्थ पॉइंट है 1 -3। ओके, इसमें भी आप x एक्सिस ड्रॉ करेंगे, y एक्सिस भी ड्रॉ होगी, x के पॉइंट आपने लिख दिए 1 2 3, -1 -2। y के पॉइंट आप लिखेंगे 1 3 4 5 6, -1 -2 -4। अब हम ये पॉइंट्स के डॉट लगाएंगे। देखिए कैसे, x की वैल्यू 3 कहाँ है, यहाँ, y की वैल्यू -1, y -1 कहाँ है, इधर। तो आपको स्केल का यूज करके और ऐसे डॉटेड लाइन लगानी है। अगर मैं इस पहले पॉइंट को A मान लूँ तो A पॉइंट
यहाँ है 3 - 1। ओके, सेकेंड पॉइंट है बी, x की वैल्यू -2, ये है x एक्सिस, और ये है y। x की वैल्यू -2 यहाँ है, y की वैल्यू 6 यहाँ है, तो आपकी लाइन ऐसे चलेगी, यहां से ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है P। थर्ड पॉइंट में x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -4, x -1 यहाँ है और y -4 यहाँ। तो स्केल का यूज करना जरूरी है ताकि आपकी लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट आए, और इस पॉइंट का नाम मैंने C लिख दिया, तो C पॉइंट यहाँ है। ओके, ये पॉइंट x की वैल्यू 1, ये y की वैल्यू -3, y के माइनस यहाँ है, यानी लाइन चलेगी ऐसे -3 से। इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं D। सिर्फ आपने लाइंस ड्रॉ की हैं और टीचर आपको यहाँ फुल 4 मार्क्स देंगे। ओके, इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस प्लेन में आपको ये पॉइंट्स प्लॉट करने थे। ना क्वेश्चन नंबर 11, ये डायग्राम गिवन है, पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस पर, यानी ये एंगल है 90 डिग्री, एस ये है वाई, यहाँ 90 डिग्री है, पी क्यू एक लाइन ऐसे और ये लाइन स्ट्रेट, ये एंगल है 65 डिग्री, ये टी आर और ये 28। ओके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, इसे एक्स कहा गया है और इसे वाई, हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स और वाई की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी एकांतर कोण। ये लाइंस हमें पैरेलल गिवन है, पी क्यू पैरेलल एस आर। अगर ये लाइंस पैरेलल हैं और जब भी लाइंस पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल हो, जैसे ही जेड बनता है, जेड ये एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स होते हैं और ये एंगल्स इक्वल होते हैं। बताइए अब, क्या यहां पर जेड बन रहा है ऐसे? इस तरफ एंगल है x + 28 और इस तरफ है 65। x + 28 = 65 अल्टरनेट एंगल्स, यानी एकांतर कोण। प्लस का 28 राइट साइड आकर माइनस में चेंज हो जाएगा, 65 - 28 37। एक एंगल तो आपका बहुत जल्दी आ गया, x की वैल्यू 37 आ गई, और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे कि आपको पता है एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, उनमें से दो एंगल्स हैं 90 और 37। थर्ड एंगल को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, 180 में से गिवन टू एंगल्स को माइनस कर देंगे। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू एस 90 + x + y = 180 डिग्री। यहां आप साइड में लिख सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। x की वैल्यू 37 लिखनी है, बाकी टर्म्स एज इट इज। 90 + 37 127 = 180 डिग्री। प्लस का 127 राइट साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, और 180 में से आप 127 को माइनस करेंगे 53। इट मीन्स y की वैल्यू 53 आ गई, और इसी के साथ आपको 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे, x की वैल्यू 37 एंड y की वैल्यू 53। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है, ये प्रमेय है, इसे आपको सिद्ध करना है। इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है, फिर साध्य, फिर प्रमाण।
अगर कोई बीच में कंस्ट्रक्शन है, रचना है, तो वो भी लिखनी होती है। 4 नंबर लेने हैं आपको। सबसे पहले दिया है गिवन, क्या गिवन है? चक्रीय समांतर चतुर्भुज। नाम आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। ए बी सी डी एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। ABCD इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम। साध्य मतलब जिसे आपको सिद्ध करना है, टू प्रूव लिखा जाएगा। ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD एक आयत है। और उसके बाद प्रमाण। देखिए पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। चक्रीय समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। चक्रीय का मतलब है कि ये जो चतुर्भुज है ये एक सर्कल के अंदर है। इस चतुर्भुज के चारों पॉइंट सर्कल की परिधि पर हैं। ए बी सी डी। हमें ये प्रूव करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। इस एंगल का नाम 1 लिख लीजिए, इस एंगल का नाम 2। और प्रमाण यानी प्रूफ, हम इसमें चक्रीय चतुर्भुज की चक्रीय यानी साइक्लिक वाली प्रॉपर्टी भी लगाएंगे और समांतर चतुर्भुज वाली। समांतर चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, और चक्रीय की साइक्लिक की प्रॉपर्टी ये होती है कि आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। सबसे पहले आप लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और इसका रीजन समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। और दूसरी बात आप लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीजन क्या होगा? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। ओके, इस बात का यूज कर दीजिए। एंगल 1 की वैल्यू एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 1 प्लस 2 180 है। जहां जहां 2 वहां वहां 1 लिखना है, क्योंकि एंगल 2 1 के इक्वल है। एंगल 1 प्लस एंगल 1 होता है ट्वाइस एंगल 1, डबल हो जाएगा, और मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएंगे। 180 का हाफ 90 डिग्री। बस आपने समांतर चतुर्भुज में एक कोण 90 डिग्री का दिखा दिया, और क्या चाहिए? बस। तो ABCD इज रेक्टेंगल। इस बात को आप कैसे लिखेंगे? 2 लाइन और लिखनी है, मैं यहां लिख देती हूं। एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण नब्बे डिग्री हो तो उसे आयत कहते हैं। अतः ABCD एक आयत है। ओके, चक्रीय समांतर चतुर्भुज साइक्लिक पैरेललोग्राम तो वो पहले से ही गिवन थी, और रेक्टेंगल हमने प्रूव कर दिया। और ये क्वेश्चन 4 नंबर का बिल्कुल अच्छे से आपको करना है पेपर में, अगर आ जाता है तो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC in which BC is equal to 7 सेंटीमीटर, एंगल B 75 और AB प्लस AC is equal to 13 सेंटीमीटर। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है कंस्ट्रक्शन वाला। तो
इसकी 2-3 टाइप हैं, वो सभी आपको कर लेनी है अच्छे से। तो अब देखिए, सबसे पहले आपको 7 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ करनी है BC। एंगल बी की वैल्यू 75 है, यहां पर आप 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ओके, पहले 90 डिग्री का एंगल बनेगा और फिर 90 और 60 का हाफ करने से 75 का एंगल भी बन जाएगा। यानी 60 और 90 पर रखकर आपको 2 आर्क लगानी है और इन्हें ऐसे आगे बढ़ा देना है। AB प्लस AC 13 सेंटीमीटर, पहले आप B पॉइंट पर कंपास रखकर 13 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे ऐसे, इसको इस पॉइंट से मिला देना C से। इसका नाम आप लिख सकते हैं C। अब CD का हाफ करना है। किसी भी लाइन का हाफ कैसे किया जाता है, उसके 2 कॉर्नर पॉइंट पर कंपास रख के आपको आर्क लगानी है और फिर उन्हें ऐसे मिला देना है। ओके, ये आर्क आप पहले लगाएंगे, मैं बाद में लगा रही हूं। पहले ये आर्क लगेंगी, उसके बाद ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। यहाँ ये पॉइंट आएगा A, इसे आप मिला दीजिए और ये है आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC अभिष्ट त्रिभुज है। अगर आप इस रचना को लिख भी देंगे तो 4 नंबर बिल्कुल पूरे मिलेंगे आपको। देखिए कैसे, ऐसे बिल्कुल फर्स्ट क्लास आपको डायग्राम बनाना है और अच्छी सी कंस्ट्रक्शन लिखनी है, रचना लिखनी है और इसकी जस्टिफिकेशन लिख दीजिए और आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC बराबर 7 सेंटीमीटर, एक रेखाखंड लिया। ड्रॉ एंगल CBX, ये आपने यहाँ 75 डिग्री का एंगल बनाया है। कट BD इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, B से BD 13 सेंटीमीटर कट किया। ज्वाइन CD को मिलाया, CD का हाफ किया, जो BD को कहाँ कट कर रहा है, A पर, AC को मिलाया, ज्वाइन AC। ट्रायंगल ABC इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। इसकी जस्टिफिकेशन के लिए आपको ये लिखना है, ये देखिए, ये साइड AB है, ये वाली AB। आप इस AB को क्या लिख सकते हैं, A से B तक की इस साइड को क्या लिखा जा सकता है? अगर इस BD में से AD को माइनस कर दिया जाए, पूरी लाइन में से आप इस अपर पोर्शन को माइनस कर दीजिए, BD माइनस AD, क्या आप AB लिख सकते हैं? बस वही लिखा है, AB इज इक्वल टू BD माइनस AD। अब AD और AC इक्वल हैं, देखिए कहाँ, ये A, ये D, ये A और ये C, ये लाइन इस लाइन के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट A है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करता है। जितनी लाइन ये उतने ही सेंटीमीटर ये। अब आप AD को AC से रिप्लेस कर दीजिए, सिर्फ AD की जगह AC लिखना है। माइनस के नंबर लेफ्ट साइड आकर प्लस में चेंज हो जाएंगे और AB प्लस AC इज इक्वल टू BD बच जाएगा। और BD की वैल्यू कितनी दे रखी है, 13, यानी AB प्लस AC इज इक्वल टू 13। यही आपसे कहा गया था कि एक ऐसी ट्रायंगल बनाइए जिसके अंदर AB प्लस AC की वैल्यू 13 आ जाए, तो वो ऐसे आ जाएगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। ए रोलर 120 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज डायमीटर 84 सेंटीमीटर। रोलर की जो शेप होती है वो सिलेंड्रिकल शेप होती है और हमें उसका डायमीटर गिवन है। ओके, टू लेवल ए प्लेग्राउंड इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशंस, डिटरमाइन द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन स्क्वायर मीटर। हमें प्लेग्राउंड का एरिया फाइंड करना है, रोलर है, डायमीटर है, उसकी लेंथ है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे रोलर का व्यास। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो हम उसी हिसाब से इसको लिखेंगे। रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर। अगर व्यास 84 है तो त्रिज्या यानी रेडियस फाइंड करने के लिए आपको डायमीटर का हाफ करना पड़ेगा। 84 का हाफ 42। उसकी लेंथ यानी हाइट, ऊंचाई, इसकी वैल्यू गिवन है 120 सेंटीमीटर। H की वैल्यू है 120 सेंटीमीटर। ओके, रोलर जब 500 चक्कर लगाएगा तो हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
रोलर का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है और उसका रूल होता है 2πr/h। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। सारी वैल्यूज आपके पास हैं, पुट कर दीजिए। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 42 और h की वैल्यू 120। 7 6 जा 42। और इन सभी नंबर्स की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 22 44 और 720, इनकी मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आ जाएगी 31680, लेकिन ये आएगी स्क्वायर सेंटीमीटर में। एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, याद रखना वर्ग सेंटीमीटर आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। अब 500 चक्कर लगाने हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है जैसे ये रोलर है और जब इसने एक चक्कर लगाया तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। लेकिन हमें ऐसे 500 चक्कर का एरिया पता करना है, तो हम लिखेंगे एक चक्कर में रोलर द्वारा तय की गई दूरी, रोलर द्वारा तय की गई दूरी एक चक्कर में कितनी है? 31680, 31680 स्क्वायर सेंटीमीटर। और 500 चक्कर में कितनी दूरी तय होगी? आप 31680 को 500 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक, दो, तीन, 3 0 तो आप ऐसे लगा लीजिए और 5 की मल्टीप्लाई इस नंबर से कर दीजिए बस 3168 के साथ। ये आंसर आया है स्क्वायर सेंटीमीटर में, लेकिन हमसे आंसर पूछा गया है स्क्वायर मीटर में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो लेकिन ये स्क्वायर है इसलिए डबल 100 और स्क्वायर मीटर। 2 0 2 0 कैंसल, 1584 स्क्वायर मीटर। और ये आ गया उस प्लॉट का एरिया जिसमें रोलर ने 500 चक्कर लगाए हैं, 1584। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 15। ए कॉइन इज टॉस्ड 1200 टाइम्स। एक सिक्के को 1200 बार उछाला गया विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ 2 आउटकम्स, हेड्स आए 700 टाइम्स और टेल्स आई 500 टाइम्स। हमें यह बताना है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आए और टेल आए, यानी ईच अकरेंस ईच ऑफ दीज इवेंट्स, दोनों ही इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है। प्रोबेबिलिटी का तो बस एक ही फॉर्मूला होता है, टोटल केसेस डिनोमिनेटर में और फेवरेबल केसेस न्यूमरेटर में लिखे जाते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? कुल अभिप्रयोग यानी टोटल एक्सपेरिमेंट्स कितने किए गए? 1200। चित कितनी बार आए? यानी हेड्स आए 700 बार और पट यानी टेल आए 500 बार। हमें दोनों की प्रायिकता बतानी है, यानी P ब्रैकेट में लिखिए आप चित इज इक्वल टू टोटल केसेस डिनोमिनेटर में और फेवरेबल चित कितनी बार आए, आपके फेवर में कितने हैं? ओनली 700। 00 से 00 कैंसल और आंसर आ गया 7/12। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी पट की यानी टेल की 500/1200, 0 कैंसल और आंसर क्या आएगा? 5/12। 4 नंबर का सवाल है और इतना आसान सवाल है। बताइए अब आप इस क्वेश्चन में भी अगर 4 नंबर नहीं ले पाए तो कैसे आप 10th क्लास के बड़े बड़े सवाल करेंगे, है ना? इसलिए अभी से मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं आपको 9th क्लास में, ताकि 10th क्लास की तैयारी बहुत जोर शोर से हम शुरू कर पाए। और ये सेक्शन सी फिनिश हो गया। नाउ सेक्शन डी। अब हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे 5 मार्क्स वाले।
सेक्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट हुज साइड्स इन द रेशो 3:5:7। एक ट्रायंगुलर प्लॉट की साइड्स का रेशो दे रखा है और इसका पेरीमीटर है 300 मीटर। मैंने आपसे अभी कहा था कि जब भी रेशो दे रखी होती है तो आपको अपने पास से उसमें एक्स लगाना होता है। आप क्या लिखेंगे? माना भुजाएं, लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अपनी तरफ से एक्स लगा लीजिए, 3x, 5x और 7x। पेरीमीटर है 300। परिमाप, परिमाप का मतलब होता है तीनों साइड्स का सम। ये हमारे पास 300 मीटर है। अब इन तीनों साइड्स को आप ऐड कर लीजिए, 3x + 5x + 7x इज इक्वल टू 300। 15x इज इक्वल टू 300। मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में, और जब आप 300 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 2 ज़ा 30 और 0 एज इट इज, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 20। अब इस 20 को कहां पुट करना है? यहां, ताकि आपके पास ट्रायंगल की साइड्स आ जाएं। अतः भुजाएं, बताइए जब आप x को 20 यहां रखेंगे, 20 3 ज़ा 60, क्योंकि ये भुजाएं हैं, आप यूनिट लगाते जाइए सेंटीमीटर साथ साथ। 25 ज़ा 100 और 27 ज़ा 140। ये हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ गई और हमें इसका क्या बताना है? एरिया यानी क्षेत्रफल। उसके लिए हम हेरोन्स फॉर्मूले का यूज करेंगे, s × s - a × s - b × s - c का अंडर रूट। एरिया यानी क्षेत्रफल, s - a s - b s - c का अंडर। s होता है यहां पर सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप, और ABC होती हैं त्रिभुज की भुजाएं। तो त्रिभुज की भुजाएं तो यहां ये आ चुकी हैं, और अगर परिमाप 300 है तो अर्ध परिमाप आधा, 300 का हाफ, 300 का हाफ हो जाएगा 150। s की वैल्यू 300/2 150 सेंटीमीटर। ये मीटर है, यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखना। $60 मीटर, 100 मीटर और 140 मीटर। ओके, अब आपको ये वैल्यूज बस यहां पुट करनी है एरिया में, यानी क्षेत्रफल क्या बन जाएगा? s की वैल्यू 150, उसके बाद ब्रैकेट एज इट इज, अगेन s आ गया तो एक बार फिर से 150 लिख लीजिए। a का मतलब 60, अगेन s - b यानी 150 - 100 और 150 - 140, और इस सभी का आपको क्या करना है? अंडर रूट। 150 में से 60 गए तो 90, 100 माइनस होंगे तो 50 और 40 माइनस होंगे 150 में से, 140 को लेस करेंगे तो 10। ओके, अब 0 0 0, पहले आप 0 को अलग निकाल लीजिए, यानी 15 × 10, 9 × 10, 5 × 10 और ये वाला 10 एज इट इज। अब देखिए, इन दो 10 में से एक 10 बाहर, इन दोनों 10 में से एक 10 बाहर। ये जो 15 लिखा हुआ है आप इसे क्या लिख सकते हैं? 5 × 3। 15 को लिखा 5 × 3, 9 को आप 9 ही लिखे रहिए और 5 को भी एज इट इज। डबल 5 है, इसके नाम का 5 बाहर। 9 का अंडर रूट कितना होता है? 3, ये भी आपने बाहर लिख दिया। सिर्फ ये बचा है, इसे आप यहां लिखेंगे, 5 3 ज़ा
15, 00 एज इट इज, √3 स्क्वायर मीटर। 5 नंबर के सवाल के लिए आपको इतनी मेहनत तो करनी ही चाहिए। अगर आप इतना सब कुछ लिखेंगे, सारा आपने रूल लिखा है, एस की वैल्यू अच्छे से कैलकुलेट की है, ABC को आप ढूंढ के लाए हैं, तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखिए ध्यान से। ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम का एरिया सेम है। हमें ये बताना है, ट्रायंगल की साइड दे रखी है, पैरेललोग्राम 28 सेंटीमीटर के बेस पर बना हुआ है और पैरेललोग्राम की हाइट बतानी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप इसका डायग्राम देख लेंगे, स्टेटमेंट से आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। ये है पैरेललोग्राम और आपसे कहा गया है इनका आधार और क्षेत्रफल, बेस और एरिया सब कुछ सेम है। अब देखिए, अगर मैं ट्रायंगल को ऐसे बना दूं, ये ट्रायंगल है, ये पैरेललोग्राम, ये वाला बेस दोनों का सेम है। ओके, ट्रायंगल की साइड्स हैं 26, 28 और 30। 28 ये साइड लेनी पड़ेगी क्योंकि ये कहा गया है समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर है, यानी 28 यहाँ और 26 और 30 आप कहीं भी लिख सकते हैं ट्रायंगल की अदर 2 साइड्स। दोनों का एरिया बराबर है। अब ट्रायंगल का एरिया अभी अभी आपने क्वेश्चन में कैलकुलेट किया है, हीरोन्स फॉर्मूले से आप इस ट्रायंगल का एरिया ले आएंगे। और पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। दोनों एरिया क्योंकि बराबर हैं, आप उन्हें बराबर रख लीजिए तो हाइट की वैल्यू अपने आप ही आ जाएगी। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एस, सेमी पेरीमीटर। 5 नंबर का सवाल है, थोड़ा तरीके से लिखना पड़ेगा। त्रिभुज की भुजाएं, सबसे पहले आप लिख लीजिए, दे रखी हैं 26, 30 और 28। ओके, एस होता है अर्ध परिमाप, एस। आप इन सभी नंबर्स को ऐड कीजिए और इसे 2 से डिवाइड कीजिए। (42 सेंटीमीटर। ओके, अब हम हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करके इस ट्रायंगल का एरिया ले आएंगे। अब ट्रायंगल का एरिया लाने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का अंडर रूट। एस की वैल्यू है 42 और ए बी सी की वैल्यूज ए बी सी। 42 में से 26 माइनस करना, 42 में से 30 को माइनस करना और 42 में से 28 को करना माइनस, और सारी वैल्यूज आपको यहां लिखनी है। 42 माइनस 26 16, 42 माइनस 30 12, 42 माइनस 28 14। अब 42 को आप क्या लिख सकते हैं, 14 3 जा 42। 16 को यूं का यूं लिखा रहने दीजिए। 12 को आप लिख लीजिए 4 3 जा 12, इस 12 को लिखा 4 3 जा और 14 एज इट इज। अब अंडर रूट से बाहर देखिए कैसे लेनी है आपको टर्म्स, एक 14 ये है, एक 14 ये है, 14 बाहर, 3 यहाँ 3 यहाँ, एक 3 बाहर। 16 का अंडर रूट 4 होता है और 4 का अंडर रूट 2 होता है। इट मीन्स अंडर रूट के अंदर अब की बार हमारे पास कोई भी टर्म नहीं बची। इन सभी की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर इसे ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर, बस इतना। मल्टीप्लाई मत कीजिए, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर हाइट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और हमें आगे जाके डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए आप इस नंबर को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। ओके, अब
जो वहां पर समांतर चतुर्भुज बनी थी उसका क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई को मान लीजिए आप h और आधार हमें 28 दे रखा है। जो हमने यहाँ ऐसे डायग्राम बनाया था, इसमें ये ट्रायंगल है, हम इसका एरिया फाइंड कर चुके हैं। और ऊंचाई क्या है? यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को आप h मान लीजिए। माना समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई h और आधार क्या है? ये 28 वाला। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का एरिया इक्वल है, यानी दिस टर्म और दिस टर्म। 28 इंटू h इज इक्वल टू 14 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2। अब आप इसे हटा सकते हैं। मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएंगे। h की वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाय 28। 14 टू जा 28, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 4 3 जा 12। हाइट की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। अतः समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। ये लास्ट लाइन आपको लिखनी है अगर 5 नंबर लेने हैं तो। ओके, अतः समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम 12 सेंटीमीटर। और इसी के साथ आपके 5 मार्क्स कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। ये कितना आसान क्वेश्चन है, फैक्टर। 17 क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, एक 2 मार्क्स का है। 2 क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन में से। 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब 3 नंबर का सवाल है। और यहाँ अगर आपको स्टेटमेंट देखने से ये पता लग गया कि यहाँ कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है तो क्वेश्चन खत्म ही हो जाएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, 64m क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं? 8m होल क्यूब। सॉरी, 64 ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 64 आ जाए? 4, क्योंकि 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। इसे हम लिख सकते हैं 4m का होल क्यूब। 343 7 का क्यूब होता है, ऐसे। अब आपको ध्यान से देखना है a और b की वैल्यू क्या होगी। a की वैल्यू है 4m, ये कंप्लीट, ये नहीं लिखना। b की वैल्यू है 7n। a 4m, b 7n, यहां पुट कर देंगे। दिस इज इक्वल टू a माइनस बी का मतलब 4m माइनस 7n, ऐसे। और सेकेंड ब्रैकेट में a का स्क्वायर लिखना है। a का स्क्वायर, a है क्या? 4m, 4m का स्क्वायर प्लस 7n का स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n, ऐसे। अंडरस्टैंड? 3 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा अच्छा डिटेल में बताना चाहिए, क्योंकि ये वैसे छोटा सा ही क्वेश्चन है। 4 का स्क्वायर 16, m स्क्वायर एज इट इज। 7 का स्क्वायर 49, n स्क्वायर। 7 4 जा 28, m n। और इसी के साथ ये 3 नंबर का सवाल खत्म हो गया। इसमें 1 नंबर फॉर्मूले का है, बाकी के 2 नंबर अगर आपने ठीक से कैलकुलेशन की है तो आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। और इसका सेकंड पार्ट देखिए, x स्क्वायर बाय 100 माइनस वाई स्क्वायर। यहां कौन सा रूल अप्लाई हुआ, याद आ गया आपको? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी। x बाय 100 को आप क्या लिख सकते हैं? x बाय 10 का स्क्वायर, b स्क्वायर एज इट इज। रूल अप्लाई करने के लिए आपको a और b को एक बार ऐड करना है और एक बार सबट्रैक्ट। यहां पर a की वैल्यू है x बाय 10 और b की वैल्यू है y। a प्लस b का मतलब x बाय 10 प्लस y और x बाय 10 माइनस y। बस खत्म, इतना ही है सवाल। और इसमें आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, 1 नंबर फॉर्मूले का, 1 नंबर इसमें अप्लाई करने का।
अब इस क्वेश्चन की चॉइस में ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैक्टराइज 27x³ + y³ + z³ - 9xyz। यहां भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि इसमें जो अप्लाई होने वाला रूल है वो आपको याद नहीं हो सकता, थोड़ा सा लंबा जरूर है, और वैसे ही थोड़े ना ये 5 मार्क्स का अकेला क्वेश्चन है। ओके, बिल्कुल सिंपल रूल। रूल क्या होता है? a³ + b³ + c³ - 3abc। अगर कहीं पर आपके पास इस तरह की टर्म है तो आप क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, मैं यहां लिख देती हूं, a + b + c एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में a² + b² + c² - ab - bc - c। बस सिर्फ आपको ये रूल लर्न करना है और इसे अप्लाई करना आना चाहिए। अप्लाई करने में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ a, b और c की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो आप बड़े आराम से इसे अप्लाई कर देंगे। अब हमारी स्टेटमेंट है ये, 27x³ को आप क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 3x⁵, क्योंकि 3 3 9, 3 27, 27 का क्यूब रूट 3 होता है। y और z तो सिंपल है, y³ z³ माइनस 3abc का क्या मतलब है? आपने 3 लिखा, a कौन है यहाँ, और यहाँ कौन है? 3x। ये हो गया a। b की वैल्यू क्या है? कंपैरिजन आपको करना है, पावर 3 हटाने के बाद जो बच गया वो b है, b की वैल्यू है y और c की वैल्यू है z। अंडरस्टैंड? अभी हमने फॉर्मूले की बस ये लेफ्ट साइड बनाई है, फैक्टर तो इधर है, यानी दिस इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? a + b + c। a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू y और c की वैल्यू z। ओके, यानी फैक्टर बनेंगे 3x + y + z। ये पहली ब्रैकेट ऐसे। अंडरस्टैंड? सेकेंड ब्रैकेट लिखने के लिए आपको फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर -ab - bc और -ca लिखना है। कैसे लिखना है देखिए, 3x का स्क्वायर ये है a का, प्लस ये y प्लस z, -ab का मतलब a और b की गुणा 3x × y, -bc का मतलब b और c की गुणा y और z की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा yz, माइनस ca का मतलब है c और a की मल्टीप्लाई, 3x और z की मल्टीप्लाई क्या होगी? 3xz। ऐसे। अंडरस्टैंड? अब एक लाइन और लिखेंगे हम, इसका स्क्वायर ओपन करना है बस, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज, ये ब्रैकेट एज इट इज लिख देना। यहाँ 3x का स्क्वायर क्या होगा? 9x², और ये सभी टर्म्स यहां लिखनी है, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। और अगर आप इतना लिख देंगे, फॉर्मूले को क्लियरली लिखेंगे, तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 18, शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। ये क्वेश्चन 2016 में भी आया हुआ है और हम कर रहे हैं 2019, और 10 मार्च को आप क्या करेंगे? 2023 का पेपर। ओके, तो हो सकता है सेम क्वेश्चन आ जाए, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान से करें, क्योंकि ये पूरे 5 नंबर का है। हमें इस क्वेश्चन में ये दिखाना है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। अब बताइए समबाहु त्रिभुज क्या होती है? समबाहु त्रिभुज समान भुजाएं हैं जिसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। इसका नाम हमने लिख दिया ए, बी, सी, और इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। कैसे शुरुआत करेंगे? त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है। ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी,
AB, AC, C। ओके, इन एंगल्स के नाम आप लिख दीजिए 1 2 3। अब AB AC के बराबर है, इस बात का क्या मतलब है? AB के सामने एंगल 3, AC के सामने एंगल 2, इस बात का मतलब है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। और इसका रीजन आप क्या लिखेंगे? रीजन लिखा जाएगा, जब त्रिभुज की भुजाएं समान होती हैं तो उनके सामने वाले कोण भी समान होते हैं। यानी आप लिखेंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। अब AB और AC आपने इक्वल ले लिए, AB AC, कोई भी आप अदर टू साइड्स ले लीजिए। मान लीजिए मैंने BC और AB, AB इज इक्वल टू BC। इस बात का क्या मतलब है? AB के सामने एंगल 3, BC के सामने एंगल 1, यानी एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 1 के। और रीजन अगेन यही, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। अब जरा इन चीजों को आप ध्यान से देखिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। दिस इंप्लाइज ये तीनों एंगल्स क्या हो गए? इक्वल। बट हमें क्या पता है? हमें पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। परंतु त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अतः आप क्या लिख सकते हैं? आप इन सबको ऐड कर लीजिए। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन ये सभी एंगल्स इक्वल हैं, तो मैं 2 और 3 के प्लेस पर एंगल 1 लिख सकती हूं। ओके, कितने एंगल 1 हो गए? ये हो गए 3 टाइम्स एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल 1 की वैल्यू, मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं, और 3 6 जा 18, 0 एज इट इज। एंगल 1 की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। एंगल 1 की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, लेकिन एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 तो कैसे थे? इक्वल। तो अतः एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी आपने एक ट्रायंगल के जो इक्विलेटरल ट्रायंगल थी उसके तीनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया। यही तो हमें सिद्ध करना था। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। हाँ जी, ये चीज आप प्रूव कर चुके हैं। लास्ट में ऐसे लिखना, अतः समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। डिग्री होता है। सो एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको अगर रूल्स याद हैं, आप अच्छे से उन्हें अप्लाई करना जानते हैं, और अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन भी सही है, आपने क्वेश्चन को अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। 5 नंबर का सवाल था। और इसी के साथ अब हम आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन पर। यह भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे। 30 children were asked about the number of hours they watched TV programs in the previous week. पिछले वीक में बच्चों ने कितनी देर टीवी प्रोग्राम देखे? 30 बच्चों से यह पूछा गया है कितने घंटे उन्होंने टीवी देखा है। द रिजल्ट्स वर फाउंड एज फॉलो। 30 बच्चों का रिकॉर्ड डाटा है हमारे पास। एक बच्चे ने 6 आवर्स टीवी देखा, एक ने 9, एक ने 12, ऐसे ये 30 बच्चों का डाटा है। हमें क्या बताना है? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है इस डाटा की, और क्लास की विड्थ क्या लेनी है? 5।
और वन ऑफ द क्लास इंटरवल्स इज 5 to 10. ओके. सेकेंड, हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स ए वीक. एक वीक में 15 या उससे ज्यादा टीवी देखने वाले कितने बच्चे हैं, उनकी काउंटिंग भी बतानी है. तो इस टेबल को बनाने के लिए आप लिखेंगे घंटों की संख्या, नंबर ऑफ आवर्स. ऐसे क्वेश्चंस में मिलान चिन्ह अगर आप बना लेंगे आराम से क्वेश्चन हो जाएगा. और बारंबारता, घंटों की संख्या, नंबर ऑफ आवर्स, मिलान चिन्ह टैली मार्क्स, और बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी. अब घंटों की संख्या में हमें ये बनाने हैं ग्रुप्स. तो हम 0 से स्टार्ट कर देते हैं. 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20. आगे देख लेंगे अगर ग्रुप बनाने की जरूरत पड़ी तो. 0 to 5 का मतलब है इस डाटा में से 0 to 4 वाले आप सारे नंबर लिख लीजिए, काउंट कर लीजिए कि कितने आएंगे. सबसे पहले इस लाइन में देखिए, पहला नंबर 6 है. 6 कहाँ आएगा? 5 to 10 में, ऐसे. अगला नंबर है 9, 9 भी इसी में आएगा. फिर है 12, 12 आएगा 10 to 15 वाली लाइन में, ऐसे. ओके. अब आप इन नंबर्स को देखिए. 17 कहाँ लिखा जाएगा? यहाँ. आपको सिर्फ एक लाइन लगानी है. 6 कहाँ मिलेगा? 5 to 6 में, 10 में. 5 कहाँ मिलेगा? 5 इसी में मिलेगा. यहाँ पर 5 to 9 तक लेने हैं, यहाँ 10 to 14 तक, 15 to 19 तक. ओके. 183, 1 कहाँ होगा? यहाँ. 8 अब इसमें है, लेकिन हम 4 से ज्यादा स्ट्रेट लाइंस नहीं खींच सकते. 5th लाइन ऐसे आएगी. तो 8 कहाँ आएगा? ऐसे. और उसके बाद है 3 कहाँ मिलेगा? 0 to 5 वाले में, ऐसे. ओके. 15, 7, 1, 15 मिला यहाँ, 7 मिलेगा यहाँ, और 1 मिलेगा यहाँ. 8, 14 और 6. 8 इस लाइन में, 14 इस लाइन में, और 6 अगेन इस लाइन में. 2, 12, 2, 12 यहाँ, और अगेन 2 ऐसे. 12, 3, 4, 12 आएगा इस लाइन में, 3 आएगा इस लाइन में, और 4 आएगा इसी लाइन में. 4 to 8, 4 to 8 कहाँ मिलेगा आपको? 4 यहाँ, 2 भी इसी लाइन में मिलेगा, और 8 मिलेगा इस लाइन में. 10, 8, 5, 10 कहाँ मिलेगा? इस लाइन में. 10 यहाँ है, यानी ऐसे, और 8 यहाँ ऐसे, और 5 भी इसमें मिलेगा, ऐसे. 3, 5, 8 का क्या मतलब है? 3 यहाँ, 5 इस लाइन में, और 8 कहाँ मिलेगा? इसी लाइन में. ओके. अब आप इन टैली मार्क्स को काउंट करके आराम से लिख दीजिए. ये 5 + 5 10, 5 + 5 10 + 3 13, ये 5 और ये 2. बस खत्म. इतनी ही टेबल बनानी है. देखिए 5 नंबर का सवाल है और कितना आसान है. सेकेंड पार्ट में आपसे ये पूछा गया है, हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स. कितने बच्चे ऐसे हैं जो 15 या उससे ज्यादा टाइम तक एक हफ्ते में टीवी देखते हैं. तो हमें ये डाटा मिला 2, यानी सेकेंड पार्ट आप ऐसे लिखना, फर्स्ट पार्ट ऐसे लिखना. बच्चों की संख्या, सेकेंड पार्ट में बच्चों की संख्या पूछी गई है जो 15 या उससे ज्यादा घंटे टीवी देखते हैं एक हफ्ते में, और उनकी संख्या कितनी मिली हमें? 2. और इसी के साथ आपने ये सारा पेपर कंप्लीट कर लिया है. मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जो मैथ्स की तैयारी है वो ज़रूर लेवल अप हो गई होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि 10 मार्च को होने वाला आपका पेपर बहुत अच्छा हो. बाय बाय, टेक केयर.